आजाद का जन्म हद दर्जे की गरीबी में हुआ था। वे किसी बड़े बाप के बेटे ना थे। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी मूलतः उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के एक ग्राम बदरका के रहने वाले थे और संवत 1956 के देशव्यापी अकाल के समय जीविकोपार्जन के लिए घर से निकलकर भावरा में सरकारी बाग की रखवाली का काम करने लगे थे। वेतन 5 रुपया मिलता था, जिस पर वे अपनी पत्नी और एक बच्चे का आजाद के बड़े भाई सुखदेव, जो बदरका में ही पैदा हुए थे, पेट पालते थे। उनका यह वेतन बढ़कर बाद में 8 रुपया मासिक हो गया था। आजाद का जन्म भावरा में ही एक टूटी फूटी बांस के टट्टरों की झोपड़ी में हुआ था। पिताजी कुछ विशेष पढ़े लिखे ना थे। माता जी तो बिल्कुल निरक्षर ही थी, परंतु माता पिता दोनों सनातनी ब्राह्मण के आचार का कट्टरता से पालन करते थे। आजाद बचपन से ही तेजस्वी, कर्मशील और नटखट थे। ग्राम में पास पड़ोस के लड़कों में तो वे नेता स्वभावता ही बन गए थे। अपने नटखट पने के कारण वे प्रायः अपने पिता के कोप भाजन बनते थे। जिसकी 4 संतानें मर चुकी हों, ऐसी माता के वे लाडले थे ही। तेजस्वी ब्राह्मण बालक और फिर संस्कृत पढ़ा लिखा न हो, यह कैसे हो सकता है। एक दिन किसी बात पर पिता से मार खाकर आजाद घर से भाग निकले और इधर उधर भटके। अंततः पढ़ लिख कर योग्य ब्राह्मण बनने के लिए वे काशी पहुंचे और एक क्षेत्र में रहकर व्याकरण पढ़ने लगे। उन दिनों सन 2021 का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। बालक आजाद उसके प्रति आकर्षित हुए और बढ़ बढ़कर काम करने लगे। नेताओं का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ। सत्याग्रह आंदोलन में अपनी कम उम्र के कारण उन्हें वेतों की सजा मिली, जो उन्होंने बड़ी बहादुरी से भुगती तथा श्री प्रकाश जी से उन्होंने आजाद उपनाम पाया। सन 2021 का सत्याग्रह समाप्त हो जाने के बाद काशी में श्री मनमथ नाथ गुप्त आदि के संपर्क से वे गुप्त क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हुए। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उन्होंने काकोरी ट्रेन कांड में भाग लिया और सन 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस में फरार होकर झांसी आए। झांसी और ओरछे के बीच सातार नदी के किनारे पर एक कुटिया में वे हरिशंकर ब्रह्मचारी बनकर रहे। यहीं से उन्होंने दल के छिन्न भिन्न सूत्रों को फिर से जोड़ लिया और क्रांतिकारी दल के नेता के रूप में अमर शहीद भगत सिंह आदि से मिलकर उन्होंने उस दल का संगठन और संचालन किया, जिसके प्रमुख कार्य लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले एएसपी सैंडर्स का वध, दिल्ली की धारा तथा वायसराय की गाड़ी के नीचे बम विस्फोट करना था। सन 1931 फरवरी की 27 तारीख को वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से एकाकी युद्ध करते हुए शहीद हो गए। एक श्लोकी रामायण की तरह संक्षेप में आजाद का चरित्र इतना ही है, परंतु उनके जीवन में इस भांति अशिक्षित, कुसंस्कार ग्रस्त, गरीबी में पड़ी हुई जनता के क्रांति मार्ग पर बढ़ते जाने की एक संक्षिप्त उद्धरणी सी हमें मिलती है। आजाद का जन्म हद दर्जे की गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता में हुआ था और फिर वे पुस्तकों को पढ़कर नहीं, राजनीतिक संघर्ष और जीवन संघर्ष में अपने सक्रिय अनुभवों से सीखते हुए ही उस क्रांतिकारी दल के नेता हुए जिसने अपना नाम रखा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और जिसका लक्ष्य था भारत में धर्म निरपेक्ष वर्ग विहीन समाजवादी प्रजातंत्र की स्थापना करना। इसी हिंदुस्तानी प्रजातंत्र सेना के प्रधान सेनानी बलराज के रूप में वे पुलिस से युद्ध करते हुए शहीद हुए। इस प्रकार यह सर्वथा उचित ही है कि चंद्रशेखर आजाद का जीवन और उनका नाम समाजवादी उत्पीड़न में, अशिक्षा, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता में पड़ी भारतीय जनता की क्रांति चेतना का प्रतीक हो गया है। इस दृष्टि से चंद्रशेखर आजाद अमर शहीद भगत सिंह से भी अधिक लाक्षणिक रूप में आम जनता की क्रांति भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। आजाद के साथियों में, उनके नेतृत्व में काम करने वालों में शायद ही किसी को
उनसे कम स्कूली शिक्षा मिली होगी। शायद ही कोई उनसे अधिक गरीब की हालत में उत्पन्न हुआ होगा। उनके साथ उनके पिता, भाई या अन्य किसी संबंधी की देशभक्ति, त्याग, तपस्या, वीरता या अन्य किसी प्रकार के बड़प्पन की छाया भी नहीं लगी हुई थी। अमर शहीद भगत सिंह आदि अपने साथियों में उन्होंने नेता का पद पुस्तकी ज्ञान पर आधारित तो थे, तर्क बल पर नहीं। व्यवहारिक सूझबूझ, अदम्य साहस और सर्वोपरि अपने साथियों की सुख सुविधा की हार्दिक स्नेहपूर्ण चिंता रखकर और गाढ़े समय में कुशल में आने वाले लोगों के जीवन में केवल एक राजनीतिक मूल्य के रूप में ही नहीं, एक व्यक्तिगत भाव मूल्य के रूप में घर कर लेने के अपने गुण विशेष में ही आजाद की सफलता निहित थी। उनके अकृत्रिम स्नेहपूर्ण व्यक्तिगत व्यवहार ने ही उन्हें साथियों का प्रिय नेता बना दिया था और उनके हृदय में अपने लिए ऐसा विश्वास उत्पन्न कर लिया था। वे उनके संकेत मात्र पर प्राण देने को तैयार रहा करते थे। दल में आजाद के नेतृत्व को स्वीकार करने के संबंध में कभी कोई झंझट या झगड़ा नहीं हुआ। यह बात आजाद की प्रशंसा की तो है ही, उन साथियों की सच्चाई, लगन, निर्भीमता को भी यह भली भांति व्यक्त करती है, जो विद्या बुद्धि में तथा त्याग और बलिदान कर सकने की अपनी तत्परता में किसी प्रकार भी कम न थे, बहुत सी बातों में इनसे अधिक ही थे। साथ ही यह उन दलों, गुटों और नेताओं के लिए भी आदर्श प्रस्तुत करती है जो आए दिन नेतागिरी की स्पर्धा में अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने तथा अन्य तिकड़मों से एक दूसरे को हटाने और मिटाने के चक्कर में बनते बिगड़ते रहते हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जीवन आम जनता की क्रांतिकारी भावना और उसके क्रांति मार्ग पर बढ़ते जाने का प्रतीक हो गया है, तो भगत सिंह देश के पढ़े लिखे भावुक नौजवानों की विकासशील क्रांति भावना का अच्छा प्रतिनिधित्व करते थे। इन दोनों शहीदों का नाम समस्त भारत में सशस्त्र क्रांति की प्रवृत्तियों और प्रयास का प्रतीक हो गया है। भगत सिंह और आजाद के बाद क्रांति प्रयास की वह अवस्था ही समाप्त हो गई जिसे आमतौर पर क्रांतिकारी आतंकवाद कहा गया है और जो संस्था के रूप में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, भारतीय समाजवादी प्रजातंत्र सेना के रूप में विकसित और पर्यवसित भी हुई। ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इसमें सैद्धांतिक प्रगति की बात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बाद HSRA में क्रांतिकारियों का दृष्टिकोण समाजवादोन्मुख होना था तथा कार्यकलाप की प्रगतिशीलता की बात दल के लिए अर्थ संचय के लिए साधारण डकैतियों से ऊपर उठकर ऐसे आतंकवादी कार्यों का होना था जिसका लक्ष्य विशेषता सरकारी संपत्ति था। संगठनात्मक दृष्टि से प्रगतिशीलता की बात पुरुषों के साथ स्त्रियों का भी गुप्त सशस्त्र क्रांति चेष्टा में सक्रिय योग देना और दल का अधिकाधिक लोकतांत्रिक नियमन होते जाना था। दल का संचालन एक केंद्रीय संपत्ति के हाथ में था और कार्यक्रम संबंधी गंभीर निश्चय इसी समिति द्वारा होते थे। व्यक्तिगत नेतागिरी के धरातल से दल का नियमन ऊपर उठ गया था। अवश्य ही दल के प्रमुख लोगों में से ही केंद्रीय समिति बनी थी। उसका कोई लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होता था, न हो ही सकता था। फिर भी दल के निश्चयों में लोकतंत्र आत्मा का अधिकाधिक समावेश होता रहा था। HSRA की केंद्रीय समिति में यदि कोई किसी एक को ही बौद्धिक नेता कहना हो तो अमर शहीद भगत सिंह को, और कार्यात्मक नेता कहना हो तो चंद्रशेखर आजाद को ही कह सकते हैं। इसी रूप में ये दोनों अमर शहीद क्रांति प्रयास में प्रगतिशीलता के प्रतीक थे। आजाद की प्रगतिशीलता को समझाने के लिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि मध्यम भारत की छोटी सी रियासत अलीराजपुर के एक गांव में एक कट्टर ब्राह्मण के घर आजाद का जन्म हुआ, जिसे यदि जाति पाति छुआछूत और जाति के प्रति 13वीं सदी की मनोवृत्ति वाला कहा जाए तो बहुत अनुचित नहीं होगा। और फिर इस वातावरण से प्रगति करते करते
वे 20वीं सदी के तृतीय दशक के भारतीय क्रांतिकारियों की अग्र पंक्ति के नेता बने। 10-12 वर्ष की आयु में एक कट्टर ब्राह्मण बालक के रूप में संस्कृत पढ़ने के लिए वे घर से भागकर काशी पहुंचे। वहां राष्ट्रीय लहर में रंगे सत्याग्रह किया, बेतों की सजा पाई, फिर क्रांतिकारियों में शामिल हुए। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उनके धार्मिक विचारों में आर्य समाजीपन आया और छुआछूत, मूर्ति पूजा आदि को वे निस्सार समझने लगे। बाद में भगत सिंह आदि के संसर्ग से उन्होंने समाजवादोन्मुख धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण धीरे धीरे अपनाया और भारतीय समाजवादी प्रजातंत्र सेना के प्रधान सेनानी हुए। निश्चय ही एक कट्टर ब्राह्मणवादी बालक से अग्र पंक्ति के क्रांतिकारी प्रगतिशील नौजवान नेता के विकास की प्रगति के अनेक स्तर पर बहुत थोड़े समय में आजाद ने पार किए। स्त्रियों के संबंध में आजाद अपने व्यक्तिगत जीवन में तो सदा एक नैष्टिक ब्रह्मचारी से ही रहे। पहले वे दल में स्त्रियों के प्रवेश के विरुद्ध भी थे और इसलिए थे कि उनके नेतृत्व के पूर्व यही परंपरा थी, परंतु बाद में उनके ही नेतृत्व में स्त्रियों ने दल में काम किया और खूब अच्छी तरह किया। नारी नरक की खान वाली मनोवृत्ति से नारी को एक सक्रिय क्रांतिकारिणी, समान सहयोगिनी के रूप में मनाने के बीच की सभी मनोदशाएं आजाद की समय समय पर रही होंगी, यह स्पष्ट है। अंतिम दिनों में आजाद बड़े उत्साह से दल की सभी स्त्री सदस्यों को गोली चलाना, निशाना मारना आदि सिखाते थे। दल से सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के घर की स्त्रियों को भी वे इसके लिए उत्साहित करते थे तथा क्रांतिकारियों में अपने पति का सक्रिय सहयोग करने के लिए उन्हें बार बार तरह तरह की प्रेरणा देते थे। स्त्रियों से उनका व्यवहार बड़ा सरल और आत्मीयता पूर्ण होता था। यह सब होते हुए भी इस बात के घोर शत्रु ही थे कि कोई दल का सदस्य स्त्रियों के प्रति अनुचित रूप से आकृष्ट हो। किसी प्रकार की यौन कमजोरी तो उनके लिए असहाय थी, परंतु पति पत्नी क्रांतिकारी कार्य में लगे, इसके लिए अधिक अभीष्ट बात उनके लिए और कोई नहीं थी। दल का एक आनंद मठ ही वे नहीं रखना चाहते थे। यद्यपि क्रांतिकारी जीवन की आरंभिक दशा में उन्हें और उनके जैसे अन्य और भी क्रांतिकारियों को आनंद मठ की भावना ने बहुत कुछ प्रभावित किया था। स्त्रियों और यौन आकर्षण के संबंध में बात करते हुए आजाद ने मुझे अपने बल जीवन की एक अजीब घटना सुनाई थी। चंद्रशेखर के मन में अपने कट्टर पिता के प्रभाव से और पारिवारिक संस्कारों से ब्रह्मचर्य और धार्मिकता की भावना बचपन में ही दृढ़ थी। एक बार खेल खेल में पड़ोस की एक जवान स्त्री 7-8 वर्ष के बालक चंद्रशेखर आजाद को घर में पकड़ ले गई और उनसे तरह तरह से घींगा मस्ती करने लगी। खुदा जाने वह क्या करना चाहती थी, परंतु वह जब कृत कार्य नहीं हुई तो उसने चंद्रशेखर को जबरन नीचे दबा लिया और इनकी आंखों पर हाथ रखकर इनके कान में उसने हंसते हंसते पेशाब कर दी। यह बात बड़ी घृणा की भावना की मुद्रा बनकर आजाद ने मुझे सुनाई थी। इस घटना ने आजाद के बाल मन पर क्या छाप छोड़ी होगी, यह तो स्पष्ट ही है। जब कभी परिहास में आजाद मेरी बात को कुछ से कुछ सुन जाते थे तो मैं उनको अपनी आंखों पर हाथ रख कान ऊपर करके संकेत से चिढ़ाता कि मालूम होता है कानों में उसका अभी तक कुछ असर बाकी है। आजाद सदैव ही एक नैष्टिक ब्रह्मचारी ही रहे। खान पान के संबंध में भी आजाद अपने व्यक्तिगत संस्कारों से एक शाकाहारी ब्राह्मण ही थे। उनका छुआछूत का भूत तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काम करने के समय ही उतर गया था। HSRA के नेता के रूप में वे मांस आदि खाने के विरुद्ध तर्क विशेष नहीं करते थे, मगर वह उन्हें अच्छा कभी नहीं लगता था। शिकार वे खूब खेलते थे, मगर स्वयं मांस नहीं खाते थे। राजा साहब खनिया घाना के यहाँ मैं तो शिकार भी करता था और खुल्लम खुल्ला मांस भी खाता था। इस पर मुझसे वे कुछ नाराज भी हुए थे। भगत सिंह उन्हें क्षत्रियों और क्षत्रियों जैसे काम करने वालों के लिए
मांस खाने की अभीष्टता, उपयोगिता, नीतिमत्ता पर लेक्चर झाड़कर अक्सर चिढ़ाया करते थे। सैंडर्स वध के समय जब आजाद ने मुझे लाहौर बुलाया तो मुझे यह देखकर विस्मय हुआ कि आजाद पर भगत सिंह का जादू चल गया और पंडित जी अब कच्चा अंडा सीधा मुंह पर तोड़कर ही गटक रहे हैं। मैंने हैरत से पूछा, पंडित जी यह क्या? आजाद बोले, अंडे में कोई हर्ज नहीं है, वैज्ञानिकों ने तो उसे फल जैसा ही बताया है। यह तर्क भगत सिंह का ही था जिसे आजाद दोहरा रहे थे। मैंने बड़ी सूचकता से कहा, बिल्कुल ठीक पंडित जी, अंडा फल है तो मुर्गी पेड़ के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। मैं भला अब उसे छोड़ूंगा? भगत सिंह खिलखिलाकर हंस पड़े। वास्तव में कैलाश, तुम अच्छे तर्क शास्त्री हो सकते हो। भला पंडित जी को देखिए। आजाद बीच में ही बिगड़ कर बोले, चल वे, एक तो हमें अंडा खिला रहा है, ऊपर से बातें बना रहा है। एक प्रकार से आजाद की शहादत के साथ ही सशस्त्र क्रांतिकारी दल का आतंकवादी रूप ही विघटित और समाप्त हो गया। भाई विजय कुमार सिन्हा ने अपनी पुस्तक इन एडवांस द इंडियन बैसिल की भूमिका में, भाई मनमथ नाथ गुप्त ने अपने सशस्त्र क्रांति के इतिहास में तथा भाई यशपाल ने अपने सिहावलोकन में दल के आतंकवादी रूप की विघटना के प्रश्न पर ऐतिहासिक रीति से प्रकाश डाला है। उन सभी बातों की विवेचना करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में यहाँ यही कहा जा सकता है कि गुप्त षड्यंत्र आत्मक आतंकवादी क्रांतिकारी प्रवृत्ति अपना ऐतिहासिक कार्य पूरा कर चुकी थी और वह समाजवादोन्मुख होकर विस्तृत जनता और जन संगठनों की ओर देखने लगी थी। इस शताब्दी के चतुर्थ दशक में देश में सर्वत्र ही जेलों में बड़ी भारी संख्या में पड़े क्रांतिकारियों में से 90% से भी अधिक ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में मार्क्सवादी समाजवाद में अपना विश्वास हो जाने की घोषणा कर दी थी। वास्तव में दल के गुप्त आतंकवादी रूप की विघटना और उसके नेताओं द्वारा ही उस दल की विघटना की घोषणा होना क्रांति मार्ग में एक और अगला कदम था। भाई सुरेंद्र नाथ पांडे और यशपाल जी आजाद के अंतिम दिन तक उनके साथ थे। उन्होंने बताया है कि अपने अंतिम दिनों में आजाद विस्तृत जना आंदोलन की आवश्यकता और गुप्त आतंकवादी कार्यों के अब और अधिक किए जाने की असामयिकता और अनुपयोगिता को हृदयंगम कर चुके थे और उन्होंने दल को विघटित कर देने का उपक्रम भी किया था। इस प्रकार आजाद अपने समस्त जीवन में उत्तरोत्तर निरंतर प्रगति करते गए। वे एक महान सेनानी थे। ऐसे महान सेनानी के साथ बीते हुए क्षण जीवन की अमूल्य निधि है। उनका स्मरण हृदय को पवित्र करने वाला है। संतोष का विषय है कि श्रद्धेय पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, सदस्य राज्यसभा, गत अनेक वर्षों से एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में आजाद का एक भव्य स्मारक बनाए जाने के लिए जो अपील करते रहे वह सफल हुई और उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां आजाद का स्मारक बनवा दिया है। अमर शहीद क्रांतिकारी सेनानी चंद्रशेखर आजाद का स्मारक अशिक्षित, कुसंस्कारग्रस्त, गरीबी में पड़ी हुई जनता का क्रांति के मार्ग पर उत्तरोत्तर बढ़ते जाने का स्मारक है। अदम्य साहस, व्यवहारिक सूझबूझ और साथियों के लिए हार्दिक स्नेह, त्याग और बलिदान के लिए सतत तत्परता के द्वारा प्राप्त नेतृत्व का स्मारक है और है साम्राज्यवाद के विरुद्ध आमरण दृढ़ निश्चयी और समाजवाद की स्थापना के लिए निर्भयता से बढ़ते जाने का स्मारक।